हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरस्वती है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में कि यदि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है या हमने एमसीक्यू नहीं भी लगाए हैं तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करने करेंगे, जिसमें हम जितने भी ऑप्शन है उसको भी हम डिटेल में समझते चलेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा हमारा। आज हम जो है वो एमपीपीएससी प्री 2024 जो है उसके पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार। अब ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट 7 के अंतर्गत अनुवांशिक रोग है, वहां से पूछा गया है। इसमें अगर हम देखें तो मैंने अनुवांशिक रोग जो है वो उसको अच्छे से समझाया है। उसके 2-3 लेक्चर हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अनुवांशिक रोग क्या होते हैं। फिर उसके दो प्रकार देखे थे हमने कि एक होता है मेंडेलियन और एक होता है क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल में हमने देखा था कि अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए या एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसमें भी हमने दो देखे थे, एक होता है ऑटोसोमल यानी कि दैहिक और एक होता है लैंगिक। दैहिक का मतलब ये होगा कि अगर 1 से 22वें गुणसूत्र में कोई समस्या पैदा हो रही है तो वो दैहिक है, और अगर 23वें गुणसूत्र में कोई समस्या पैदा हो रही है तो फिर वो क्या होगा, लैंगिक विकार। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुणसूत्र संख्या 21 जो है उसकी ट्राइसोमी के कारण होने वाला रोग, इसका मतलब ये ऑटोसोमल विकार है। इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो बच्चा होता है वो उसका मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, जन्मजात उसको हृदय से संबंधित रोग रहते हैं, सिर चपटा होता है, ऐसी समस्याएं इसमें हमको देखने को मिलती है। गुणसूत्र संख्या 21 मतलब डाउन सिंड्रोम तो हमने देख लिया है। हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी देख चुके हैं। हमने क्या देखा था कि इसमें ट्राइसोमी होती है और ये एक लैंगिक विकार है, क्योंकि इसमें जो 23वां जोड़ा होता है उसमें क्या होता है, 23वें जोड़े में होना तो चाहिए या तो एक्स एक्स हो यानी फीमेल या फिर एक्स वाई हो यानी मेल, पर यहाँ एक्स के बाद कुछ भी नहीं होता, एक्स जीरो। इसका मतलब है 46 की जगह सिर्फ 45 गुणसूत्र होते हैं, तो वो होता है टर्नर सिंड्रोम। हम सुपर फीमेल सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसमें ट्राइसोमी होती है 23वें जोड़े में। इसमें क्या होता है, एक्स एक्स जो है फीमेल मतलब एक्स एक्स, उसके साथ एक एक्स एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है, ट्रिपल एक्स हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल होता है मतलब एक्स वाई, अगर 23वां गुणसूत्र है एक्स वाई मतलब मेल है, उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आके जुड़ गया, ट्राइसोमी हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो मेल है उसके अंतर्गत फीमेल हार्मोन ज्यादा डेवलप होने लग जाते हैं। इस प्रकार हमने ये तीनों सिंड्रोम भी देख लिए। इसको और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप लेक्चर देख सकते हैं जो कि 10 से 12 मिनट के हैं, और आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर डले हुए हैं इसके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पे समन्वित कार्रवाई की पहचान करी है। दिए गए विकल्पों में से कौन से 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र नहीं है? तो इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे, और क्योंकि हमने यूनिट 3 में फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर देखा है और फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में, और वो मैंने लेक्चर डाला भी है, तो फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं देखी है हमने। इसमें से हमने अन्नपूर्णा योजना देखी थी कि 65 वर्ष से ऊपर के अगर कोई वृद्ध है तो उन्हें और वो गरीब है, ठीक है ना, तो उन्हें जो है वो खाद्यान्न सुरक्षा या फिर खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा पीडीएस के अंतर्गत। तो ये जो योजना है वो कहीं से कहीं तक इससे लेट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत कौन से क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया, तो अन्नपूर्णा योजना को नहीं इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद देखते हैं वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं? तो इसका आंसर है पीएसएलवी C-37। अब इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर 4-5 साल पहले अगर कोई ऐसे बड़े मिशन लॉन्च किए गए हैं तो उनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। अब आगे देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अब ओजोन परत क्या होता है, तो हमको सभी को पता है कि शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की एक लेयर पाई जाती है। ये करती क्या है, इसका काम क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको धरती पर आने से रोकने का काम करती है ये ओजोन परत। और इसकी मोटाई को मापने के लिए जो इकाई है उसका नाम है डॉप्सन यूनिट। इसके बाद आगे चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो है वो यहाँ पूछा गया है कि ग्रीवा कशेरुक जो है उनकी संख्या कितनी होती है। ग्रीवा का मतलब होता है सर्वाइकल। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो यूनिट 7 के अंतर्गत जो है वो मानव शरीर की संरचना वाला टॉपिक है, उसमें कंकाल तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमको पता होना चाहिए तो इसकी जो संख्या है वो तो 7 होती है, ठीक है, पर हम देख लेते हैं कि कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो हमारे पास जो है वो 26 रीढ़ की हड्डी होती है। 26 रीढ़ की हड्डी में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 7 जो है वो सर्वाइकल हड्डियां हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमको 12 हमको जो है वो थोरेसिक, 5 लंबर, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स, इस प्रकार हमको कुल 26 जो है वो रीढ़ की हड्डियां देखने को मिलती है। तो अभी जो है वो सर्वाइकल से पूछा है, तो हो सकता है कि थोरेसिक से पूछा जाए या फिर लंबर से पूछा जाए, क्योंकि संख्या वही दी है। 5 जो है वो क्या है, लंबर है, और 12 जो है वो थोरेसिक हड्डियां है, तो ये हमको पता होना चाहिए।
26 रीढ़ की हड्डियों के साथ ही जो है वो एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में कि हमारे पास पाइवेट संधि से संबंधित था कि ये पाइवेट संधि का संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। तो पाइवेट संधि क्या होती है, तो हमारी खोपड़ी के नीचे जो है ये सर्वाइकल में ही हम देखेंगे तो ऊपर होती है एक एटलस और नीचे होती है एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो एक संधि पाई जाती है जिसके कारण हमारी गर्दन मूव कर पाती है या हम यस और नो का जवाब दे पाते हैं, तो वो जो है वो उसे बोलते हैं पाइवेट संधि, वहां पर पाई जाती है एटलस और एक्सिस के बीच में। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमको सारे जितने भी तंत्र है उनको हमको अच्छे से करना है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। तो क्योंकि चना और मूंग तो बहुत ज्यादा प्रोटीन या पौष्टिक होती है, तो खेसारी दाल है इसका आंसर, सभी को बताया। इसके बाद है कि मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। अब देखिए कि ये क्वेश्चन कितना पुराना है, 2013। इसका आंसर जो है वो क्या है, 2013। पर इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन है उनकी डेट पता होनी चाहिए। जैसे मंगल ग्रह के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर है 2013। अब हमको इसका लॉन्च विकल्प भी पता होना चाहिए। तो PSLV C-25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ऐसे ही हम देखेंगे कि चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में हमने प्रक्षेपित किया था और इसे जो है वो हमने PSLV C-11 के द्वारा प्रक्षेपित किया। चंद्रयान सेकंड की बात करेंगे तो उसे हमने 2019 में भेजा था और इसे GSLV मार्क 3, क्योंकि चंद्रयान सेकंड और थर्ड ये दोनों ही GSLV से भेजे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रयान थर्ड। अब इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, तो इसको 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया था, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। और प्रक्षेपण यान क्या है, GSLV M3 M4 है। तो ये हमने तीनों इंपॉर्टेंट मिशन और देख लिए हमने मंगलयान के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब है कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो यूनिट 7 के अंतर्गत प्रदूषण वाला एक टॉपिक दिया है, उससे एक क्वेश्चन है। तो जल प्रदूषण अधिनियम जो है वो 1974 में आया था। इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम, जैसे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी नेशनल पार्क वगैरह होते हैं वो उसी के द्वारा घोषित होते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे तो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी 1972 के तहत ही बना है इसी एक्ट से। तो 1972 जो है वो WP एक्ट से संबंधित है। 1986 में हम देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। इस प्रकार जो है वो प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी अधिनियम है उसको हमको एक बार उनकी डेट्स देखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, 2 और 9 जो है वो क्या दिखाते हैं। तो SDG 1 जो है वो बताता है कि कोई गरीबी ना हो। SDG 2 बताता है कि कोई भूखमरी ना हो और SDG 9 बताता है कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो तो हमको ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे, SDG पूरा अच्छे से हमको देखना है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखें तो इस बार तो ये पूछा गया है कि कौन से नंबर के गोल में क्या है, पर हो सकता है कि आगे जो है वो रैंकिंग पूछी जाए, तो ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। SDG वाला जितने भी नए टॉपिक है उनको तो अच्छे से करना ही है। इसके बाद हम देखेंगे तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत में सुप्रीम कोर्ट में ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में DPSP पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा करी है। तो इसका आंसर तो है चंपाकम दोराइजन मामला, जो है बी वाला आंसर है इसका। पर बच्चे गोलकनाथ मामला भी बोल रहे थे। अब दोनों में जो है वो डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा कि चंपाकम दोराइजन मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर DPSP और मौलिक अधिकार जो है उसमें अगर संघर्ष होगा तो मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। ये सीधा का सीधा चंपाकम दोराइजन में बोला है। जबकि गोलकनाथ में इनडायरेक्टली बोला गया है, क्योंकि गोलकनाथ संशोधन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि आप DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, उससे संबंधित है गोलकनाथ मामला। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, चंपाकम दोराइजन मामला। बात और हम देखिए अगर, तो केशवानंद भारती मामला सबको पता है 1973 में आया था कि अगर ऐसा कोई भी कानून संसद बनाती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध होगा तो वो फिर उसको क्या बोलते हैं शून्य घोषित किया जाएगा। और उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला है जो क्या करता है कि ये भी जो है वो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है, पर जो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है वो चंपाकम दोराइजन मामला है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करेगा। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां समान होती है। या फिर चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो हमको पता है कि जितने भी कमीशन है उनको भी हमें अच्छे से करना है। और अब जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमको पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो ए होगा। क्यों होगा ए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दोनों में अगर मतभेद होगा तो विधि आयोग, क्योंकि जो है वो पढ़ने में ही अजीब लग रहा है कि विधि आयोग क्यों इसका निर्णय करेगी।
अगर करना भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, पर विधि आयोग क्यों करेगी? तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो ये वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, क्योंकि इसकी संरचना अगर हम देखेंगे तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अगर ये जो दो अन्य चुनाव आयुक्त है, अगर इनको हटाना है तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट से, फिर ये नहीं हटाया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की समान शक्तियां हैं। तो हाँ, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो शक्तियां समान होती हैं, ठीक है ना। तीनों जो है उनके बहुमत से ही जो है वो डिसीजन लिया जाता है, मतलब तीनों जो है वो किसी भी एक डिसीजन पे पहुंचते हो, फिर जो है वो डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तो बिल्कुल सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हुई इनका कार्यकाल रहता है। मतलब इसमें बोला था कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला है। अब हम कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में पूछा है तो हमको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो संविधान में भाग 15 के अंतर्गत आता है। कब स्थापित हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को ये स्थापित हुआ था, और ये संविधान के भाग 15 में है, इसलिए कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। अगर हम देखेंगे अनुच्छेद, तो आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। इनकी संरचना की अगर हम बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप संवैधानिक आयोग देखोगे लगभग सबकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। कार्यकाल अभी हमने देखा 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और अगर इन्हें हटाना है तो इनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर इन्हें हटाना है पद से तो ये सेम वही प्रोसेस फॉलो की जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। अब आपको जितने भी इसके आर्टिकल है वो अच्छे से याद होना चाहिए, वो आप अच्छे से याद करना। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और फ्लैगेलेट्स के द्वारा किया जाता है? अब मैंने जो है वो इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम वाला टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया है, उसके 3 से 4 लेक्चर्स है, आप उनको जाके देख सकते हैं। और बहुत छोटे हैं, 10 12 15 मिनट के हैं, और उसमें आपका पूरा जो इकोसिस्टम वाला है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट 7 से ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने उसमें भी बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, और यही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि कवक, जीवाणु और फ्लैगेलेट्स ये तीनों जो है वो क्या होते हैं? तो ये स्वपोषी घटक है क्या? नहीं। ये उपभोक्ता है क्या? नहीं। और ये अजैविक घटक भी नहीं है। स्वपोषी क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद का खाना खुद थोड़ी बना रहे। स्वपोषी घटक तो पेड़ पौधे होंगे। ये जो है वो उपभोक्ता भी नहीं है। ये जो है वो अपघटक है। अपघटक का मतलब ये होता है कि ये जो है वो मृत सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करते हैं, उनको सरल अणुओं में तोड़कर और फिर उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये होते हैं कवक, जीवाणु और फ्लैगेलेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो है वो 4 आर्टिकल दिए हैं, उन चारों को हमको समझना पड़ेगा। देखो इसका अगर आंसर देखें तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 279 ए, कि यदि ऐसा संशोधन 279 ए में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो। अब हमको जो है इन सारे आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा है कि आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। अब 279 ए जो है वो जीएसटी परिषद की बात करता है, सबको पता है। तो जीएसटी परिषद जो है वो उसमें गवर्निंग काउंसिल अगर हम देखें, क्योंकि जीएसटी जो आया था वो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में आया था। अगर हम देखेंगे तो 279 ए के तहत क्या होता है? जीएसटी परिषद बनाई जाती है, और जिसमें इसकी गवर्निंग बॉडी में जो हम देखेंगे तो चीफ आपके जो सीएम भी होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी होते हैं, और मुख्यमंत्री तो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आपको आधे राज्य, क्योंकि ये राज्य से संबंधित भी है, इसलिए आपको आधे राज्यों का अनुसमर्थन करना पड़ेगा, अनुसमर्थन लेना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन, क्योंकि हमने संविधान में संशोधन की हम 3 प्रक्रिया देखते हैं, तो उसमें हम एक तो साधारण बहुमत के द्वारा देखते हैं, एक हम स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का जो है वो अनुसमर्थन देखते हैं। उसके अंतर्गत जीएसटी परिषद भी आती है। तो 279 ए में जो है वो जीएसटी परिषद है, और जीएसटी परिषद में क्योंकि आधे राज्यों क्योंकि उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है, इसलिए अगर उसमें कोई बदलाव करना रहेगा तो आपको राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। आर्टिकल 53 तो सबको पता है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, कि भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल 239 का जो है वो क्या है? तो हाँ, इसमें ये जो आर्टिकल था ना, इसमें था कि जितने भी यूटी से, अगर यूटी में आपको विधान सभा बनानी है, मंत्री परिषद बनानी है, तो आप बना सकते हैं यूटीज के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखेंगे तो आर्टिकल 243 ए जो है उसमें क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत ये बताया गया है कि ग्राम सभा, तो ये जो है वो पंचायतों से संबंधित आर्टिकल है। तो इस प्रकार हमको सारे आर्टिकल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है?
तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सभी को पता है कि आर्टिकल 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। हालांकि महाभियोग वर्ड जो है वो संविधान में कहीं अलग से मेंशन नहीं किया गया है। ये प्रोसेस बताई गई है कि महाभियोग कैसे होता है इसमें। तो प्रोसेस सबको पता है कि संसद जो है उसमें मतलब किसी भी सदन में महाभियोग का ये जो प्रस्ताव लाया जा सकता है, और 14 दिन पूर्व आपको जो है वो राष्ट्रपति को यहाँ पे जो है वो नोटिस देना पड़ता है। 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं पहले एक सदन के द्वारा, और फिर अगर पास हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, फिर दूसरे सदन भी जो है वो जांच करते हैं, और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास कर देते हैं, और फिर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इस प्रकार ये जो है वो महाभियोग, और महाभियोग वर्ड सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। तो आर्टिकल 61 जो है वो समझ में आ गया यहाँ पे। इसके अलावा हम देखते हैं इन सारे आर्टिकल्स के बारे में। अगर हम देखिए तो आर्टिकल 63 जो है उसका संबंध किससे है? तो आर्टिकल 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत में जो है वो एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 62 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही 5 साल हुए वैसे ही राष्ट्रपति को पद से हटा दे, ऐसा नहीं। जब तक उसको उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वो अपने पद से नहीं हटेंगे। और आर्टिकल 60 जो है उसमें तो राष्ट्रपति पद की शपथ दी है। इस प्रकार आर्टिकल 61 के साथ हमारे 3 आर्टिकल और कंप्लीट होते हैं। 63 उपराष्ट्रपति, 62 में है कि राष्ट्रपति तब तक पद पे बने रहेंगे जब तक कि कोई उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ दी है। अब आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायविद अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की रखता हो योग्यता रखता हो, या जो कम से कम 7 वर्षों तक हाईकोर्ट का अधिवक्ता रहा हो। अब ये जो महाधिवक्ता है इसका मतलब ये है कि सरकार का एक प्रकार से हम देखेंगे वकील ही होता है। ठीक है ना? अगर हम देखेंगे कि न्यायविद जो है, महाधिवक्ता बोल रही हूँ, महाधिवक्ता तो स्टेट में होता है, ये महान्यायविद ये सेंटर में होगा। तो महान्यायविद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो महान्यायविद जो नियुक्त करेंगे उनमें योग्यता क्या है। तो हमको तो इतना याद रखना चाहिए कि महान्यायविद के पास योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के योग्यता जैसी होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता हमें याद होना चाहिए। तो पहली योग्यता तो वही है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है कि वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उसको 5 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए, या तो फिर 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में जो है वो अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकील रहा हो। तो इसमें से ऐसी कोई योग्यता इसमें दिख रही है क्या? तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए जो कम से कम 7 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता रहा हो। ऐसी कोई योग्यता देखी हमने नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, तो हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में जो महान्यायविद है इसकी नियुक्ति की योग्यता क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। इसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब क्योंकि सुशासन वाला जो टॉपिक है उसका लेक्चर मैंने लिया है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत छोटा है, 10-15 मिनट का वीडियो है, पर उसमें सुशासन कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है वो भोपाल में है। और कब से है? तो 2007 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये जो है वो सुशासन वाले टॉपिक से है। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। और दूसरा कि महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। अब देखो, इसमें क्या बोला है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देंगे। तो मैंने जैसे बताया कि कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार में महान्यायविद होते हैं, वैसे राज्य सरकार में महाधिवक्ता होते हैं। कौन सा आर्टिकल है इसका? तो 165। तो हमारे 2 आर्टिकल तो कवर होगा इसमें, कि महान्यायविद का आर्टिकल है 76 और महाधिवक्ता का आर्टिकल है 165 है। देखो, 2 क्वेश्चन लगातार एक जैसे पूछ लिए, एक तो महान्यायविद सेंटर में और महाधिवक्ता जो है वो स्टेट में। ठीक है, तो महाधिवक्ता जो है वो क्या होता है? कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने वाला होता है, उसका कर्तव्य होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कि महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे सेंटर में महान्यायविद की नियुक्ति प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वैसे ही स्टेट में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो हमारे गवर्नर जनरल करते हैं, सॉरी गवर्नर करते हैं, हमारे राज्यपाल करते हैं हमारे। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति अगर राज्यपाल कर रहे हैं तो वो राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत होंगे, मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है वो केवल एक, ठीक है, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि के एम मुंशी संबंधित है। अब यहाँ पे कमिटीज बताइए कि किस समिति से जो है वो के एम मुंशी का संबंध है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा है। संविधान सभा के अंतर्गत हम अलग अलग कमिटीज देखते हैं। तो ये जो के एम मुंशी है इनका संबंध प्रारूप समिति से है।
अब हमको ये पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे और प्रारूप समिति कब बनी थी, तो इसकी डेट पता होना चाहिए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो थे ही, इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, इसके अलावा हम देखेंगे तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव है और टी टी कृष्णमाचारी। इस प्रकार से जो है इसमें 7 मेंबर है। तो संविधान सभा को भी अच्छे से देखना है और उसकी जितनी भी कमेटी है उसके बारे में भी हमको देखना है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इसमें ये आपातकाल वाले पोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में आपातकाल तो अलग से कहीं पे मेंशन नहीं है, पर राष्ट्रपति तो है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है और राष्ट्रपति से संबंधित जहां जहां पर जो जो अनुच्छेद है वो तो हमें करने पड़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल हम देखते हैं। आर्टिकल 352 जिसमें हम युद्ध, बाह्याक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है। आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा जो हम देखेंगे वो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है। अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कैसे करेंगे। तो 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, संघ मंत्रिमंडल से और मंत्रिपरिषद से। तो हमको पता है कि यहाँ पर जो है वो अलग से पहले ही बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही आपातकाल की नियुक्ति नहीं करेगा। उन्हें मंत्रिमंडल की लिखित जो है वो सिफारिश लगेगी, मतलब लिखित सहमति लगेगी। अगर मंत्रिमंडल लिखित रूप में कह देता है कि आप आपातकाल लगा दो तो ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं लगाएंगे। तो 3 आपातकाल होते हैं और ये समझ में आ गया कि आपातकाल की घोषणा जो है उसमें राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे, तो मंत्रिमंडल की, वो भी लिखित सिफारिश। इसके बाद है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किस अनुसूची में है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पंचायतों से संबंधित है 11वीं अनुसूची और हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो 12वीं अनुसूची में है। तो इसका संबंध क्या है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची कौन सी है, तो इसका संबंध क्या है, 11वीं अनुसूची से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ, अब हम देखते हैं कि भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करते हैं। तो ये जो है वो जनजाति वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जो 21 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया था आयोग ने, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि मांडवरा त्योहार मनाया जाता है, कहाँ पर किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो त्योहार है वो गौंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इससे ये समझ में आ रहा है कि हमको सबके त्योहार जो है, जो जनजाति बनाती है उनके त्योहार हमको अच्छे से पता होना चाहिए, वो कहाँ निवास करती है उनका एरिया अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महानायक टांटे मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है वो जनजाति व्यक्तित्व, जो हमारी यूनिट 10 है उसमें एक टॉपिक है जनजाति व्यक्तित्व, उससे पूछा गया क्वेश्चन है कि टांटे मामा किस जनजाति से संबंधित है। तो टांटे मामा का संबंध जो है वो भील जनजाति से है। तो जितने भी जनजाति व्यक्तित्व है हमें उनके कि वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, ठीक है, और अगर उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में या फिर स्वतंत्रता संग्राम में कोई पार्टिसिपेट किया है तो उनकी वो सब उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के यूनिट 10 की जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा गलत हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक व सांस्कृतिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ये जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है वो कब से शुरू हुआ था, तो 96-97 से सम्मान को दिया जा रहा है और ये महिलाओं को दिया जाता है जो कि आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए कार्य कर रही है, उन्हें दिया जाता है। अब ये सारे सम्मान जो है ये कब से प्रारंभ हुए हैं और वर्तमान में किसे दिए गए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय जो है वो लोकगीत है। तो बिरहा जो है वो हम सभी को पता है कि गौंड जनजाति जो है उनका ये लोकप्रिय लोकगीत है बिरहा। ऐसे ही आपको कोल, भील और सहरिया कौन कौन से नृत्य करते हैं, ठीक है, वो हमको देखना है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी जो है वो शायद डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। इस प्रकार जो है वो हमने आज जितने भी क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हो गए वो हमने सॉल्व करे और साथ ही में हम उसके जो ऑप्शन थे उनको भी करते चले, जिससे क्या हुआ कि वो टॉपिक जो है वो हमारा अच्छे से कवर होता गया है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कोई अगर टॉपिक टफ लग रहा है तो यदि आपको उस पर लेक्चर चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।